जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन कराया जा रहा है। और दोस्तों आज हम करेंगे रिवीजन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों आइए समय न व्यतीत करते हुए चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को जलाया जाता था? ध्यान देंगे, सिंधु घाटी के किस इलाके में शवों को जलाया जाता था? तो उत्तर लिखे मोहनजोदड़ो में। यानी कि दोस्तों अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी और वो मोहनजोदड़ो वाला इलाका रहता था तो वहां पर शवों को जलाया जाता था। और प्रश्न यहाँ पर यही पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को जलाया जाता था? आप उत्तर लिखेंगे मोहनजोदड़ो वाले इलाकों में शवों को जलाया जाता था। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को दफनाया जाता था? उत्तर लिखेंगे हड़प्पा वाले इलाके में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को दफनाया जाता था? लिखेंगे हड़प्पा वाले इलाके में। और दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो हड़प्पा वाले इलाके में है तो वहां पर शवों को जलाया नहीं जाता था, वहां पर दफनाया जाता था। और प्रश्न भी यही पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को दफनाया जाता था? आप उत्तर लिखेंगे हड़प्पा वाले इलाके में शवों को दफनाया जाता था। देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा का एक पिक लगा हुआ है, जो हड़प्पा इलाके का पिक है ये। तो हड़प्पा वाले इलाके का यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को युग्म समाधान मिला? यानी कि लोथल एवं कालीबंगा में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों का युग्म समाधान मिला? लिखेंगे लोथल एवं कालीबंगा के इलाके में शवों का युग्म समाधान मिला था। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा कितने प्रकार के यातायात का प्रयोग किया जाता था? ध्यान दीजिएगा, यातायात का प्रयोग की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा कितने प्रकार के यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था, ऐसे समझिए। तो लिखेंगे स्थल एवं जल परिवहन। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर स्थल मार्ग का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है और यहाँ पर जल मार्ग का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। तो लिखेंगे स्थल एवं जल मार्ग या जल परिवहन। अगला प्रश्न है, बंदरगाह कहाँ पर मिला था? लिखेंगे लोथल और सुरकोटडा में। ध्यान देंगे दोस्तों, उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बंदरगाह भी मिला था। और प्रश्न यही पूछा जा रहा था कि बंदरगाह मिला कहाँ था, यानी बंदरगाह कहाँ पर मिला था? उत्तर लिखेंगे लोथल और सुरकोटडा में। आप देखेंगे दोस्तों ये बंदरगाह का पिक है और ये लोथल और सुरकोटडा में बंदरगाह मिला था। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का समाज था? पहले ही बता चुका हूं, मातृसत्तात्मक। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किसकी मूर्तियां पाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किसकी मूर्तियां पाई गई थी? लिखेंगे दोस्तों मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किसकी मूर्तियां पाई गई थी? लिखेंगे मातृ देवी। देखेंगे यहाँ मातृ देवी का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, क्या इस समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था? लिखेंगे हाँ। ध्यान देंगे दोस्तों, आज के टाइम में भी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग का समाज चल रहा है, इस समय में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा का प्रचलन है। और सिंधु सभ्यता में भी पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन हुआ करता था। और प्रश्न भी यही आ रहा है, क्या इस समाज में यानी सिंधु सभ्यता के समाज में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था? आप लिखेंगे उत्तर हाँ। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है और जितने भी औरतें दिखाई दे रही हैं पर्दा किए हुई हैं, इसी को बोलते थे पर्दा प्रथा, इसी को बोलते थे पर्दा प्रथा। अगला प्रश्न है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिली थी? उत्तर लिखेंगे मोहनजोदड़ो में। देखेंगे दोस्तों, ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये कांस्य की बनी हुई है और कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। और फिर अगला प्रश्न बना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? लिखेंगे लोथल और चंदहुदड़ो में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस समय मनके बनाने का भी कारखाना था। और देखेंगे यहाँ मेरे द्वारा पिक लगाया गया है और प्रश्न पूछा जाए कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? आप लिखेंगे लोथल और चंदहुदड़ो में। और फिर अगला प्रश्न बना,
सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में तलवार देखने को मिला था कि नहीं मिला था? लिखेंगे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में तलवार का साक्ष्य मिला था कि नहीं मिला था? लिखेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, बहुत ही शांति प्रिय समाज था, यानी कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। मुझे लगता है अगर कहीं किसी प्रकार का वाद विवाद होता भी हुआ होगा, तो वहाँ पर लोग आपस में मिल बैठ करके उसको सुलझ लिया करते थे, यानी सुलझा लिया करते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में तलवार का साक्ष्य नहीं मिला था। तो प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में तलवार का साक्ष्य मिला था कि नहीं मिला था? लिखेंगे नहीं। और फिर अगला प्रश्न बना, व्यापार कितने प्रकार का होता था? लिखेंगे 2 प्रकार का, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राज्यीय। देखेंगे हमने 2 का टिक लगाया है। व्यापार कितने प्रकार का होता था? लिखेंगे 2 प्रकार का होता था, पहला अंतर्राष्ट्रीय एवं दूसरा अंतर्राज्यीय। अगला प्रश्न बना, व्यापार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था? लिखेंगे मोहरों का प्रयोग किया जाता था। जैसे दोस्तों अभी हम लोग कॉइन्स का प्रयोग करते हैं और जो रुपया बनाया जाता है इसका प्रयोग करते हैं, और उस समय मोहरों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? व्यापार का। और आज के डेट में तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग ऑनलाइन की व्यवस्था कर लिए हैं व्यापार करने के लिए, तो बहुत सारे साधन इस समय हम लोग के उपलब्ध हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन उस समय व्यापार के लिए केवल मोहरों का प्रयोग किया जाता था, और प्रश्न बन रहा है व्यापार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था? आप उत्तर लिखेंगे मोहरों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न बना, यहाँ मापन की इकाई किस अनुपात में थी? लिखेंगे मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी। ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे द्वारा 16 का पिक लगाया गया है, और प्रश्न पूछा जा रहा था कि यहाँ पर मापन की इकाई का अनुपात क्या था? लिखेंगे 16 का अनुपात था। और दोस्तों यहाँ पर शासन कौन करता था? लिखेंगे संभवतः वणिक लोग। ध्यान दीजिएगा, संभवतः की बात की गई, आप लोग शब्द पर ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर शासन कौन करता था? उत्तर लिखेंगे संभवतः वणिक वर्ग के लोग। चूंकि दोस्तों शासन कौन करता था इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन एक हम लोग मान के चलते हैं कि उस समय बिजनेस बहुत जोर शोर से चलता था, यानी कि वणिक लोग का उस समय वर्चस्व था। और चूंकि उनके द्वारा समाज को कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया जाता था। चलाने मतलब कि व्यापार करते थे, और व्यापार जहाँ पर होता है वहाँ पर समाज ठीक तरह से फलता फूलता आगे बढ़ता है। तो संभवतः वणिक वर्ग, चूंकि यही लोग आगे थे, तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो शासन चलाता होगा वो संभवतः वणिक वर्ग के लोग चलाते होंगे। देखेंगे ये वणिक वर्ग के लोगों का एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? लिखेंगे बाढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? लिखेंगे बाढ़। और दोस्तों जब बाढ़ आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। देखिए यहाँ पर एक मेरे द्वारा पिक लगाया गया है, यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, घर ढह रहे हैं, सारा चीज जल मग्न हो रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? उत्तर लिखेंगे बाढ़। और फिर अगला प्रश्न बना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का दर्जा किसने दिया था? लिखेंगे पिग्गट के द्वारा। पिग्गट एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया गया था। और प्रश्न भी यही पूछ रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का दर्जा किसने दिया था? उत्तर लिखेंगे पिग्गट के द्वारा। और फिर अगला प्रश्न आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहां पर मिले थे? लिखेंगे गुजरात। प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, पूछा जा रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद सबसे अधिक यानी सर्वाधिक स्थल कहां पर मिला था? लिखेंगे गुजरात। और गुजरात कहां पर है? दोस्तों भारत का एक स्टेट है गुजरात, वहां पर सबसे अधिक स्थल मिला था। प्रश्न आएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहां पर मिले थे? लिखेंगे गुजरात में। और देखेंगे गुजरात का पिक मेरे द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। अगला प्रश्न आया, टेराकोटा किसे कहा जाता है? ध्यान देंगे, टेराकोटा किसे कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को, यानी जो मिट्टी डाली गई आग में और वो पक गई, उसी को टेराकोटा कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा, टेराकोटा किसे कहा जाता है? लिखेंगे आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ आग में मिट्टी डाली हुई है और वो पक रही है, यानी वो अब पक जाएगी, तो उसी को टेराकोटा कहते हैं। तो दोस्तों आज का रिविजन का क्लास सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर समाप्त होता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्लास था दोस्तों, 1 से लेकर 4 तक था। आज का जो क्लास था अंतिम क्लास था, यानी चौथा क्लास था। तो यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे रिविजन के क्लास समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए,
किसी का कोई चिंता मत करिए, फ्यूचर में क्या होने वाला किसी को नहीं पता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और दोस्तों यहीं पर फिर कहूँगा, देखिए मैं भूल जाता हूँ कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ रीजनिंग का, तो लास्ट में आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, और लिंक खोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर पढ़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।